अस्सलाम वालेकुम। आज की लेक्चर असाइनमेंट्स में मुख्तलफ लॉज एंड डिफरेंट स्टेट्यूट्स हैं, उससे हमने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, डज हाइपोथिकेशन क्रिएट अ चार्ज? हाइपोथिकेशन है क्या? पहले हम समझे तो सही, हाइपोथिकेशन क्या है। हाइपोथिकेशन भी एक स्पेसी है, एक किस्म है प्लेज का। हम उन्हें अपनी कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जमा करा दी एज ए सिक्योरिटी, उसके अगेंस्ट में हमें यानी बैंक ने या किसी प्राइवेट बंदे ने कुछ चीजें हाइपोथिकेट की। अच्छा, उसके अंदर जो है वो हमने उससे पैसे लिए या ऐसी कोई चीज ली, या सिंपल मिसाल ये है कि एक ओडी होती है बैंक की। हम बैंक से ओडी लेते हैं कि भाई आप हमें इतने पैसे दें, उस पैसों से हम फर्टिलाइजर खरीदेंगे, उस पैसों से हम सीड खरीदेंगे और अपना फसल तैयार करेंगे। हमारा फसल जब तैयार होगा तो हम उस फसल को बेचेंगे। उस फसल का बेचने से जो आपका जो ये ओडी है, यानी ओवर ड्यू, जो आपका ओवर ड्यू, ओडी मीन्स ओवर ड्यू, जो हमारे ऊपर है विथ इंटरेस्ट, हम आपको दे देंगे। सपोज ये 3 लाख है और आपका ओडी 4 लाख बना, 4 लाख आपको देंगे। तो फिर बैंक हमें 3 लाख देती है और हमारा जो फसल है वो पूरे का पूरा बैंक के पास हैपोथिकेट हो जाता है, मीन्स प्लेज हो जाता है। तो भाई ये जो चीज है ये प्लेज्ड है, बैंक की प्रॉपर्टी है। हम इसको, बैंक ने हमें लेटीट्यूड और लिबर्टी दी है कि भाई आप इसको बेचे, क्योंकि हमारा ये जो फसल क्रॉप है वो 4 लाख का नहीं है, ये 7 लाख का है। इससे हम 7 लाख में बेचेंगे और 4 लाख हम बैंक को देंगे विथ ओडी, जो भी ओवर ड्यू उसकी है विथ इंटरेस्ट उसको हम देंगे, 3 लाख में बचेंगे। दिस इज दैट ट्रांजेक्शन। तो उसके ऊपर चार्ज, व्हाट इज द चार्ज? चार्ज तो है जो 100 यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दी गई है। 1% बाय एक्ट, यानी कोई ऐसी चीज है जो यानी रखता है, यानी वॉलंटरली एक मॉर्गेज का किस्म भी है, भाई ये प्रॉपर्टी रखता है और उस प्रॉपर्टी के ऊपर अंडरटेक करता है भाई अगर ये कमिटमेंट पूरी नहीं हुई तो फिर ये मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है इसके अगेंस्ट में जो भी कंपनसेशन है या जो भी फाइन है मैं रीइंबर्स करूंगा। तो वो बैंक हो या कारपोरेशन हो, उस प्रॉपर या खुद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट भी चार्ज इम्पोज करती है। वो कैसे? सपोज कीजिए कोई बंदा है जो देता है श्योरिटी कि आई विल पे ₹1 लाख in case accused is not appeared before court or he does not come forward before the court। ग्रांट बेल तो होती है लेकिन सब्जेक्ट श्योरिटी होती है। तो वो बंदा आता है अपने जमीन के कागजात देता है, कोर्ट उसको ट्रीट करती है सॉल्वेंट श्योरिटी। सॉल्वेंट श्योरिटी के बाद उसको एक्सेप्ट करती है। तो अब सॉल्वेंट श्योरिटी कागजात पड़े होंगे तो कागजात का मकसद तो ये नहीं है वो बंदा सॉल्वेंट श्योरिटी है वो घर जाए दूसरे दिन बेच कर चला जाए फिर। लेकिन कोर्ट क्या करती है कि उसके ऊपर एक चार्ज फिक्स करती है। कंसर्न क्वार्टर या बैंक्स को या जो रेवेन्यू का जो जिसकी जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी होती है उसको लेटर लिखती है कि भाई आप उसके जो म्यूटेशन का रिकॉर्ड है उसके अंदर हमारी ये एंट्री कर दें, इसके ऊपर हमारी चार्ज है और ये डॉक्यूमेंट हमारे पास पोजीशन में है, इसको ये बंदा किसी भी तरह से बेच नहीं सकता। तो चार्ज फिक्स हो गया, इट्स अ चार्ज। तो अभी चूंकि ये जो हाइपोथिकेशन है, हाइपोथिकेशन के ऊपर चार्ज कैसे फिक्स हुआ? क्योंकि वो तो उसको पैसे देते हैं। तो क्या डज हाइपोथिकेशन क्रिएट्स अ चार्ज? आंसर इज नो, नो। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज चार्ज क्रिएट फॉर कंसिडरेशन? क्या चार्ज इसीलिए क्रिएट होती है
कि उसके पीछे कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अपनी प्रॉपर्टी पे कंसिडरेशन लगाता हूँ और कंसिडरेशन के बाद उसके ऊपर चार्ज फ्रेम करता हूँ, चार्ज फिक्स करता हूँ 100 टीपी एक्ट वाली। इसको समझने के लिए हमने इसका आंसर है नो, लेकिन उसको समझने के लिए हमने सेक्शन 100 टीपी एक्ट चार्ज वाला आपके सामने उसको डिस्कस करते हैं, तो आप इस क्वेश्चन दोनों को समझेंगे। अच्छा, छठा क्वेश्चन है और ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। आपने ये चीज जरूर नोटिस की कि हमने हर स्टेट्यूट से एक एक क्वेश्चन लिया और आपको समझा रहे हैं। 100 टीपी एक्ट में आता है कि वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन by act of parties or operation of law made security for the payment of money. Act of the parties means parties ने voluntarily उस प्रॉपर्टी के ऊपर यानी चार्ज लगवा दी, पार्टी की मर्जी। ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ के ऑपरेशन के तहत उसके ऊपर चार्ज लग जाती है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जो पार्टी की मर्जी नहीं भी होती है लेकिन वो चार्ज उसके ऊपर लगती है। आप मुझसे सवाल करेंगे कि पार्टी की मर्जी नहीं है फिर चार्ज क्यों लगेगा? पार्टी की मर्जी हो तो फिर चार्ज लगे ना, पार्टी की मर्जी नहीं है तो फिर चार्ज क्यों लगेगा? और अगर पार्टी बेनिफिशियरी नहीं है तो फिर वो उसकी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्यों लगेगा? क्योंकि बेनिफिशियरी है नहीं। और नंबर 2 कि इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, व्हाट इज द एक्ट ऑफ पार्टीज और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, एंड व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ लॉ? मेड सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। वो बंदा ऑपरेशन ऑफ लॉ में इसको सिक्योरिटी सिक्योर कैसे कराता है या एक्ट ऑफ पार्टीज में सिक्योर कैसे कराता है? तो एन अदर दूसरे बंदे के पास, उसके अंदर वो बेनिफिशियरी नहीं है, एंड द ट्रांजैक्शन डज नॉट अमाउंट टू मॉर्गेज, मॉर्गेज भी नहीं है, तो मीन्स वो बेनिफिशियरी भी नहीं है। भाई एक बंदा बेनिफिशियरी भी नहीं है और अपनी प्रॉपर्टी पे चार्ज फिक्स कराता है, वो क्यों? एक बंदा है, देखो एक उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वन पर्सन बाय एक्ट ऑफ पार्टी, उसके अंदर कहता है भाई मैं प्रॉपर्टी मेरी आप अपने पास रखें, और ऑपरेशन ऑफ लॉ और लॉ ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर वो सिक्योर कराता है भाई आप रखें और इसके ऊपर मैं पेमेंट दूंगा। मॉर्गेज भी नहीं कराता, पैसे भी नहीं लेता, तो फिर क्यों अपनी प्रॉपर्टी को क्यों कराता है? ठीक है, हम हमारे पास एक एग्जांपल है। सपोज कीजिए हमने बैंक लॉकर्स के अंदर अपना गोल्ड ऑर्नामेंट्स या डायमंड वगैरह जो होते हैं जिनके पास, तो वो बैंक के अंदर लॉकर्स में सिक्योर करते हैं। तो क्या बैंक के लॉकर्स के अंदर उसके अंदर चार्ज फिक्स होता है? आंसर नो। तो भाई वो सिक्योर तो होते हैं, सिक्योर तो होते हैं, लेकिन वो ऐसे सिक्योर होते हैं जैसे हमारा अमाउंट बैंक में सिक्योर है। अगर हमारा अमाउंट है जो बैंक में हम रखते हैं, क्या इसके ऊपर चार्ज लगेगा? आंसर नो। इसी तरह से हमारे ऑर्नामेंट्स पे भी चार्ज नहीं लगेगा। तो फिर ये चार्ज क्या है? दैट इज प्रोपाउंडेड अंडर सेक्शन 100 टीपी एक्ट। The later person is said to have a charge on the property. लेटर पर्सन कौन सा? मीन्स वो बंदा जो अपनी प्रॉपर्टी लेकर वो कारपोरेशन के पास गया, बैंक के पास गया, भाई ये मेरे कागजात हैं, ये मेरी जमीन है, उसके असली कागजात हैं, ये आप रखें, इसके ऊपर चार्ज फिक्स करें, मैं इसका बेनिफिशियरी भी नहीं हूँ, मैं आपके कुछ ले भी नहीं रहा, ये इसको ये मॉर्गेज भी ना करें और ये प्रॉपर्टी अपने पास रखें, कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होंगे उसके अंदर मैं आपको पैसे दूंगा। And all the provisions here before contained which apply to a simple mortgage shall so far as may be applied to such charge. अच्छा, सिंपल मॉर्गेज क्या है? ये उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। मैंने बैंक के अंदर जाकर अपना गोल्ड रखा या प्रॉपर्टी कोई है, सॉरी, मैंने अपनी प्रॉपर्टी मूल प्रॉपर्टी घर की प्रॉपर्टी को जाकर उसके अंदर रखा, बैंक के अंदर रखा, और बैंक वालों को कहा कि भाई ये प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी आप रखें, मुझे पैसे दें। बैंक ने मुझे 10 लाख रुपए दिए। अभी मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर बैंक ने क्या किया? उसको मॉर्गेज कर दिया। मॉर्गेज करने के बाद उसने कहा भाई आप पैसे देंगे फिर हम आपको रिडीम करके देंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर पोजीशन भी तो मैं हूँ, घर तो मेरा है, उसके अंदर मैं रह भी रहा हूँ, लेकिन वो प्रॉपर्टी वर्चुअली मॉर्गेज है, बैंक की प्रॉपर्टी है और 10 लाख में गिरवी है। अगर मैंने 10 लाख दिया तो ठीक है, नहीं तो ऑक्शन करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो ये सिंपल मॉर्गेज, तो ये सिंपल मॉर्गेज की तरह से ये चार्ज।
तो इसके अंदर ये होता है, जो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो गारंटियर होता है, गारंटियर जिसको श्योरिटी आप कहें, ये सारा श्योरिटी का है। एक बंदा है, जिस तरह से वो कहता है कि भाई एक बंदा है जो बैंक में जाता है, वो लोन लेता है, बैंक उसको कहती है कि भाई आपको लोन जो है इतना हम देंगे, लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टी अगेंस्ट जो आप लोन ले रहे हैं इतना नहीं बनता। हाँ, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप एक सॉल्वेंट एक गारंटी दे दें और सिक्योरिटी के तौर पर दे दें, फिर वो हम आपको देंगे। मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको कहा भाई घर के कागजात ले, उसने मुझे ट्रस्ट किया और घर के कागजात ले। अभी वो जो मेरा दोस्त है जिसने मुझे घर के कागजात दिए, जिसको मैंने एज अ गारंटी या सिक्योरिटी एज अ श्योरिटी अपने साथ मिलाया, उसको कागजात उसके वहां अपने गिरवी के साथ उसके रख दिए, जिसके ऊपर चार्ज भी फिक्स हो गया कि भाई ये प्रॉपर्टी कहीं बेच नहीं सकता जब तक ये रिडीम में नहीं करा दूं, अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम नहीं करा दूं, तब तक ही इज रिस्पॉन्सिबल लाइक मी। अगर खुदा न खास्ता मैंने नहीं दिए तो बैंक इससे भी ले सकती है, इसकी प्रॉपर्टी को भी ऑक्शन करेंगे। तो ये वो चीज है कि उसके अंदर वो बेचारा बेनिफिशियरी तो नहीं है। तो भाई एक्ट ऑफ द पार्टीज आर ऑपरेशन ऑफ द लॉ, एक्ट ऑफ द पार्टीज के अंदर ही इज अ वेरी सिंसियर पर्सन टू मी। उसने सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी के कागजात दे दिया, उसने कहा ठीक है सही आप इसका फायदा ले लें, लेकिन मेरे कागजात हैं, साल दो के बाद अगर आपको पैसे हो जाए फिर वापस मुझे दे देना। मेरे तो घर में पड़े हुए हैं, लेकिन मैं चूंकि आप एक ट्रस्टेड पर्सन है, अच्छे इंसान है, मैंने आपके लिए सेक्रीफाइस किया, दोस्त भी है, इस तरह से। तो वो प्रॉपर्टी सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ मनी, पेमेंट ऑफ मनी कौन, अगर मैं दूंगा तो उसके बाद उसकी सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, जब तक मैं नहीं दूंगा उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर बैंक की तरफ से चार्ज है। तो वो मॉर्गेज तो नहीं है ना, मॉर्गेज तो मेरी प्रॉपर्टी हो गई, मेरे दोस्त की प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज फिक्स हो गया। तो भाई चूंकि ये प्रॉपर्टी का बेनिफिशियरी इसका लोन का नहीं है, जो 40 लाख हमने इसको दिए हैं उसमें से उसने 10 लाख भी नहीं लिए, उसने एक सिक्योरिटी को तौर पर आया है कि भाई अगर इसे नहीं दिए तो मैं दूंगा। हमने इसको ट्रस्ट किया है सब्जेक्ट टू कंडीशन कि भाई आपने कागजात ले आए, वो कागजात ले आया है, लिहाजा हमने इसको भी बाउंड डाउन किया है कि भाई आप अपने दोस्त को अलर्ट करें, हाई अलर्ट करें, टाइम के साथ जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करा दे, और जब रिडीम हो जाएगी तो आपकी चार्ज भी रिलैक्स हो जाएगी, नहीं तो इसके ऊपर चार्ज है, और एज अ चार्ज जो है ना आप प्रॉपर्टी को भी कहीं नहीं बेच सकते। बैंक क्या करती है, जब आप बैंक के पास कोई मॉर्गेज कराते हैं तो बैंक तो प्रैक्टिकल काम करती है ना, आपको लोन तो देगी, मॉर्गेज डीड आपके साथ साइन करेगी, लेकिन वो जो आपकी प्रॉपर्टी आपका घर है जो आपने मॉर्गेज रखा, वो चले जाएंगे उसके पास रजिस्ट्रार के ऑफिस में। रजिस्ट्रार के ऑफिस में जो आपका असली जो जहां वो यानी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके ऊपर असली आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि सेल सर्टिफिकेट होता है ना। कभी भी अगर ये प्रॉपर्टी है मैं बेचता हूँ, अगर मैं प्रॉपर्टी को बेचता हूँ तो ये बंदा जो होगा, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो खरीदारी करते हैं, वो पहले जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस में, जिसकी ये जुरिस्डिक्शन सदर की बनेगी, उसके ऑफिस में जाकर कहते हैं भाई ये सेल सर्टिफिकेट जो है वो इशू करें। तो सेल सर्टिफिकेट के अंदर वो लिखते हैं कि ये प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस। तो फिर वो आएगा बोलेगा सर आपकी प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम एनी इनकम्बरेंस, हम आपके साथ ट्रांजेक्शन करते हैं। लेकिन ये मॉर्गेज हुई या चार्ज फिक्स हुई तो वो लिखा होता है, तो सेल सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि ये प्रॉपर्टी वाकई इसकी है, लेकिन इस प्रॉपर्टी के ऊपर मॉर्गेज लिखा हुआ है, मॉर्गेज है सो एंड सो केस में, और इस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है, क्योंकि इसको एज अ गारंटियर जो है ना हमने इसको एक्सेप्ट किया है, इज अ श्योरिटी पर्सन, और उसके ऊपर चार्ज है। तो प्रॉपर्टी जो जो मेरे पास है उसने कहा सर सेल सर्टिफिकेट तो मैंने लिया, उसके अंदर ऑब्जेक्शन है, लिहाजा मैं आपसे नहीं खरीदूंगा जब तक आप इसको क्लियर ना करा दें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते क्योंकि आपकी भी नहीं है, ये तो बैंक के पास मॉर्गेज है, एक की मॉर्गेज है दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है। तो ये nothing in this section shall apply to the charge of a trustee on the trust property for expenses proper incurred in the execution of this trust and save, यहाँ सेविंग है जहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब है, and save otherwise specifically provided by law for the time being enforced. No charge shall be enforced against any property in the hands of a person to whom such property has been transferred for consideration. तो इसके अंदर जो क्वेश्चन था, जो सेकंड क्वेश्चन था कि डज चार्ज क्रिएट फॉर कंसिडरेशन, तो चार्ज के ऊपर कंसिडरेशन नहीं है।
फॉर कंसिडरेशन, टू whom such property is transferred for consideration। चार्ज के ऊपर कंसिडरेशन कैसे होगी, कंसिडरेशन नहीं होती। चार्ज ट्रांसफर्ड, चार्ज has been transferred for consideration and without notice of the charge। तो ये जो है वो हाइपोथिकेशन, जो हमारा क्वेश्चन था कि हाइपोथिकेशन डज चार्ज क्रिएट फॉर कंसिडरेशन, नो चार्ज डज नॉट क्रिएट फॉर कंसिडरेशन। उसके ऊपर कंसिडरेशन कैसे हो, तो ये 100 टीपी एक्ट में चार्ज को बताया गया है, और हाइपोथिकेशन क्या था वो भी मैंने आपको बताया, चार्ज क्या है वो भी मैंने आपको बताया, सिंपल मॉर्गेज क्या है वो भी मैंने आपको बताया। तो ये सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। सेक्शन 7 है कांट वी रिकवर अ प्रॉपर्टी थ्रू कोर्ट अंडर सेक्शन 10(11) ऑफ द स्पेशल डिफेक्ट। देखिए प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टी के दो डायमेंशंस हैं, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो है जो मूव ना कर सके, ये जहां ऑफिस है मेरी ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, प्लाट है मेरा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर लैंड है मेरी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये मूव नहीं करती। तो जो प्रॉपर्टी मूव ना करे वो कहलाएगी इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी मूव करे, मेरी गाड़ी है इट्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी, सोना है घर का दैट्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी, कैश है दैट्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो चीज मूव करे, ये मेरे ऑफिस है, ऑफिस के अंदर ये सारे जो भी आइटम्स पड़े हुए हैं, टेबल है, कुर्सियां हैं, एसीज हैं, ये सारे मूव करेंगे, इट्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो हमारे पास मूवेबल प्रॉपर्टीज के और इमूवेबल प्रॉपर्टीज के रिकवरी के मुख्तलिफ स्टेट्यूट्स हैं। उसके अंदर आप देखिए, जब हम आते हैं स्पेशल इफेक्ट के अंदर, तो स्पेशल इफेक्ट के अंदर सारे जो भी प्रोविजंस हैं सवाए सेक्शन 10 और 11 के, बाकी सारे इमूवेबल प्रॉपर्टीज के हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी किसी को देता है, स्पेस परफॉर्मेंस प्रॉपर्टी का कैसे लिया जाए, और वो जो सेक्शन यानी 14-15 से लेकर टिल लास्ट 57 तक वो जो भी प्रोविजंस हैं वो सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट करते हैं। भाई आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का स्पेस परफॉर्मेंस कैसे हासिल कर सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज की डिक्लेरेशन आप कैसे हासिल कर सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर आप इंजंक्टिव ऑर्डर कैसे ले सकते हैं। तो ये सारा इसकी इन तीन यानी आइटम्स पे, स्पेस परफॉर्मेंस पे, कैंसिलेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स पे, और डिक्लेरेशन ऑफ द टाइटल पे, और परपेचुअल इमेंट्री इंजंक्शन रेस्ट्रेनिंग द पर्सन फ्रॉम डिस्टर्बिंग द पीसफुल पोजीशन ऑफ एनी इनकम्बेंट, इस पे पूरे स्पेशल इफेक्ट का फाउंडेशन। तो हम रिकवरी कर सकते हैं सेक्शन 10 और 11 के तहत, स्पेशल इफेक्ट के तहत अपनी प्रॉपर्टी की, लेकिन वो प्रॉपर्टी हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती। दैट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, इट कैन बी रिकवर्ड बट दैट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 10 और 11 के तहत जो भी प्रॉपर्टी है दैट कैन बी रिकवर्ड, लेकिन उसके अंदर जो सिग्निफिकेंस है वो बड़ा एक अजीब है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी किसी के पास कैसे है। देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी दो बंदों के पास होती है, एक तो एजेंट होता है, दूसरा टेनेंट होता है। एजेंट के पास हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो नहीं दे रहा। टेनेंट के पास सपोज कीजिए हमारे कोई ऐसे स्पेसिफिक कोई चीजें हैं या कोई पैसे हैं जो हमें नहीं दे रहा। तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी जब हम टेनेंट से या एजेंट से या थर्ड पर्सन से हम लेते हैं, तो उसके अंदर उस लेने का तरीकेकार जो है वो सेक्शन 10 और 11 में डिफाइन किया गया है।
कि भाई हम मूवेबल प्रॉपर्टी जो हमारी है और दूसरे बंदे के पोजीशन में है, जो हमें नहीं दे रहा, जिसके ऊपर उसका कोई टाइटल भी नहीं है, जिसके ऊपर उसका कोई क्लेम भी नहीं है, लिहाजा हम कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं या अपना क्लेम कोर्ट के अंदर सबमिट करते हैं, वो मूवेबल प्रॉपर्टी हमें दिलाई जाए, क्योंकि उसके अंदर हम अपना क्लेम जो है वो जस्टिफाई करते हैं और ये शो करते हैं ये प्रॉपर्टी जो डिफरेंट के पोजीशन में है ये हमारी है। तो लिहाजा कोर्ट अंडर सेक्शन 11 उस बंदे के पास जिसके पास हमारी प्रॉपर्टी है उसको स्पेसिफिक और कैटेगोरिक डायरेक्शन देती है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, लिहाजा ये प्रॉपर्टी आप वापस कर दें, तो फिर वो उसकी कंप्लायंस होती है। उसके अंदर सेक्शन 10 और 11 यानी मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट करते हैं और स्पेस रिलीफ एक्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, क्योंकि इन दो प्रोविजंस के अलावा बाकी जो भी प्रोविजंस हैं स्पेस रिलीफ एक्ट के अंदर वो पर्टेन करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से, सवा इन दो प्रोविजंस के सेक्शन 10 एंड 11 ये दोनों मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट करते हैं। तो सेक्शन 7 जो था वो हमारा चला गया इसके अंदर स्पेस रिलीफ एक्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज लीगलिटी ऑफ नेगेटिव एग्रीमेंट। नेगेटिव एग्रीमेंट जो है वो उसकी लीगलिटी क्या है? तो नेगेटिव एग्रीमेंट तो वर्चुअली दीज आर नॉट एनफोर्सेबल इन लॉ। एक बंदा है, अगर कोई चीज परफॉर्म नहीं करता जो उसकी पर्सनल बातों से है, जो उसके पर्सनल कंटेक्ट से है, जो उसकी पर्सनल चीजों से है, उसके अंदर क्या करेंगे? सपोज कीजिए कि भाई एक बंदा है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है भाई मैं आपके थिएटर में 12 महीने की सिंगिंग करूंगा, अगर वो नहीं कर रहा तो फिर उसको फोर्स कैसे करें? तो ये नेगेटिव एग्रीमेंट्स वर्चुअली ये वॉइड है। लेकिन उसके अंदर काफी एक मुख्तलिफ लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको ये तो बताया है कि दो नेगेटिव एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट इंजंक्शंस कैन बी ग्रांटेड। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो मेन सूट है वो नॉन मेंटेनेबल है और उसका ऑफ शूट जो है वो मेंटेनेबल है। ये चीज यानी यानी स्ट्राइकिंग है। तभी लॉ कहता है कि जब कोई भी सिविल सूट कोर्ट के अंदर दाखिल किया जाए तो ये जज का काम नहीं है कि उसको पहले दिन ये देखे कि वेदर सूट इज मेंटेनेबल और नॉट, नेवर, ये उसका काम नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ये देखे कि वेदर प्राइमा फेसाई सूट इज टेनेबल इन लॉ। मसलन एक बंदा कहता है अपने सूट के अंदर कि साई मैं कोर्ट को कहता है जज को कि मैं इस पोजीशन में हूं और अभी गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है और आप इस प्रॉपर्टी से निकले, हम इस प्रॉपर्टी के ऊपर सर 10 साल से बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट ने हमें 24 घंटे का नोटिस दे दिया है, अभी गवर्नमेंट का क्लेम ये है कि हम वो हमें निकाल रहे हैं और ये प्रॉपर्टी भी गवर्नमेंट की है, ये मैं केस के अंदर कहता हूं। लिहाजा आप हमें सुने और आप हमें इंजंक्शन दें। तो कोर्ट कहेगी जब आप खुद कहते हैं कि प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, आप खुद कहते हैं कि हम इस प्रॉपर्टी के ऊपर इंक्रोचर हैं, आप खुद कहते हैं कि हम 10 साल से इस प्रॉपर्टी के अंदर बैठे हुए हैं लेकिन हमारे पास टाइटल नहीं है, और आप खुद कहते हैं कि जो नोटिस गवर्नमेंट ने इशू किया है वो सही है क्योंकि हमारा स्टेटस के ऊपर वो टाइटल वाला या ओनर वाला नहीं है, तो फिर हम आपको जो है वो केस का मेंटेनेबल आपका केस इंटरटेन कैसे करें? लॉ कहता है नहीं, केस आप इंटरटेन करें, आप इनको वाया मीडिया निकाल कर दें, आप प्राइमा फेसाई इसका स्टेटस देखें। देन व्हाट इज द प्राइमा फेसाई स्टेटस ऑफ दैट केस? प्राइमा फेसाई स्टेटस ये है कि आप वाकई 10 साल से रह रहे हैं, दिस फैक्ट रिक्वायर एविडेंस, मीन्स वेस्टेड राइट इज क्रिएटेड बाय स्टेइंग 10 years in the property,
दो इट may नॉट बी एडवर्स पोजेशन, लेकिन एक पॉइंट जो मेन और इंपॉर्टेंट है वो ये है कि गवर्नमेंट 10 साल तक गवर्नमेंट ने इनको अलो करने क्यों दिया, गवर्नमेंट ने 10 साल तक इनको इस प्रिविलेज में क्यों बिठाया। अभी आप देखिए उस पे हमारे बहुत सारे लॉज है ना, आप देखिए कराची के अंदर ये एक बड़ा लॉ जो है वो लैंड एक्विजिशन का है, गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करती है, इरिस्पेक्टिवली उन बंदों के पास टाइटल भी नहीं होता लेकिन पैसे देती है, भाई हम आपको मूव करा रहे हैं, हालांकि आप ट्रेस पासर है, आपका इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई टाइटल नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो भी वेज यानी हाईवे हो, सुपर हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो या और लोकल हाईवेज हो, गवर्नमेंट के पास क्या होता है, या केनाल्स हो, केनाल्स मीन्स जो रिवर्स है, उसके साथ में 10-10 20-20 40-40 100-100 200-200 फीट में वो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। क्यों खुदा न खास्ता वहां से मिट्टी लेनी पड़े या कोई हमें कोई ऐसी चीज लेनी पड़े तो ये प्रॉपर्टी हमारी, हम वहां से ले सकते। लोगों ने क्या किया, क्योंकि डर थे, हर एक अपना घर नहीं होता, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके एक मकान बना दिया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, अभी फिर लोकल काउंसिल्स, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, और लोकल काउंसलर जो भी होते हैं वो बंदे उनको सिलेक्ट करते हैं और उनको सीट पे जो है इलेक्ट करते हैं, तो वो उनके वोट बैंक होती है, वो उनको कहते हैं ठीक है यार गवर्नमेंट की तरफ से तो हमारी तरफ से, फिर खामोश है, फिर मुख्तियार कार या किसी को नहीं बताते, वो भी कहते हैं अगर हमने बताया तो मैटर चीफ मिनिस्टर तक जाएगा, उसकी सैंक्शन में 2 साल 3 साल लग जाएंगे, फिर इस तरह से ये लोग अपना एक वेस्टेड राइट क्रिएट करते हैं, प्राइमा फेसाई वो इंक्रोचर्स होते। लेकिन पॉइंट ये है कि भाई आप देखिए अगर उनको निकालना है तो उसकी जो यानी इजेक्टमेंट है, डिस्पोजेशन है, दैट शुड बी इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, नॉट अनवारंटेड बाय लॉ। व्हाट इज द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ? ड्यू कोर्स ऑफ लॉ ये है, आप देखिए उसके अंदर बाकी अगर बैठे हुए हैं तो प्राइमा फेसाई ये सिर्फ देखा जाए कि भाई आया उसको वहां से निकलने में या और कोई सब्सटीट्यूट देने में या किस तरह से उसका गवर्नमेंट कोई प्रोवाइड करती है वाया मीडिया, ये कहाँ जाएंगे। तो गवर्नमेंट को अगर उसको नोटिस दिया, गवर्नमेंट आएगी तो कोर्ट उसको पूछेगी ना 10 साल तक आपने इसको आगे पीछे क्यों नहीं किया, 10 साल तक आपने इसको पहले नोटिस क्यों नहीं दिया, अभी आपने नोटिस दिया तो ये कहाँ जाए, इसका कोई वाया मीडिया अल्टरनेट कोई है, क्या ये लैंड आपने एक्वायर की है या किसी हिसाब से आप ये लैंड इनसे अभी ले रहे हैं, अगर एक्विजिशन है वो हमें डॉक्यूमेंट्स दिखा दें। तो ये इसीलिए होता है कि फिर कोर्ट को एक सारी चीज सामने आ जाती है, इरिस्पेक्टिव नॉन मेंटेनेबल सूट है, टाइटल नहीं है, लेकिन लॉ कहता है कि आप प्राइमा फेसाई टाइटल देखे। तो सिमिलरली ये भी वही चीज है कि निगेटिव एग्रीमेंट है, परफॉर्म होगी नहीं, लेकिन उससे इंजेक्शन ये मिल रहा है, उस सिंगर को कह रहे हैं, कोर्ट सिंगर को कह रही है कि भाई हम आपको फोर्स नहीं करते आप इसके थिएटर में सिंगिंग करें, लेकिन चूंकि आपका 12 महीने का इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट था और 12 महीने आपको इसके थिएटर के अंदर सिंगिंग परफॉर्म करनी थी, 1 महीना चलकर आपने इसको जवाब दे दिया, 11 महीने के लिए दूसरे साल के लिए आपने इसके साथ जो दूसरा थिएटर है उसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, ये उसने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी इस केस के साथ लगाई है, लिहाजा इसका केस मेंटेनेबल तो नहीं है, क्योंकि हम आपको परफॉर्मेंस के लिए फोर्स नहीं करेंगे कि आप इसके थिएटर में सिंग करें, लेकिन हम आपको रोकते हैं अगर इसके थिएटर में आपने सिंग नहीं की तो दूसरे थिएटर में भी नहीं करेंगे, 11 महीने तक नहीं करेंगे, उसके बाद आप कर सकते, जो कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ आपका है वो ड्यूरेशन रहेगा। तो ये चीजें इसके अंदर आपने क्या देखा, इसके अंदर आपने ये चीज तो जरूर देखी कि नॉन मेंटेनेबल सूट से, वाइड एग्रीमेंट से भी रिलीफ निकल रहा है। तो ये लॉ है, तो लॉ का एक पोर्शन बिल्कुल वाइड है, लेकिन वाइड पोर्शन से वैलिड रिलीफ निकल रहा है। निगेटिव एग्रीमेंट्स वाइड एंड नॉट एनफोर्सेबल लॉ, तो ये तो उसका जवाब है, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड जो था वो मैंने आपको पूरे का पूरा दे दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है वेदर एंटीरम ऑर्डर passed by the family judge is appealable or reviewable। देखिए इंटीरिम ऑर्डर कोई भी हो, उसको
आप चैलेंज नहीं कर सकते। हमारे सिस्टम के अंदर सिविल लॉ हो, फैमिली लॉ हो, या क्रिमिनल लॉ हो, या रेंट लॉ हो, उसके अंदर कुछ इंटीरिम ऑर्डर्स पास होते हैं, और वो जो इंटीरिम ऑर्डर्स होते हैं वो अपील के अंदर चैलेंज नहीं किए जा सकते, क्योंकि अपील का प्रोविजन नहीं है। रेंट केस के अंदर सेक्शन 16 है, सिंध रेंटेड प्रीमियम ऑर्डिनेंस। उसके अंदर यह आया है कि अगर कोई टेंटेटिव ऑर्डर कोर्ट पास करती है फॉर पास्ट रेंट का 3 साल का, तो दैट इज अ टेंटेटिव ऑर्डर, टेंटेटिव रेंट ऑर्डर। और टेंटेटिव रेंट ऑर्डर को आप चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन लोग सीपी में जाते हैं, क्योंकि सीपी है अल्टरनेट एंड एडिक्वेट रेमेडी, where there is no legal remedy provided for appeal, for revision, then CP will be invoked. सिमिलरली हम सिविल के अंदर आते हैं। अगर सिविल के अंदर कोर्ट एक इंटीरिम रिलीफ देती है कि भाई स्टे फॉर द टाइम बीइंग इज ग्रांटेड फॉर 2 वीक्स टाइम टिल नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग स्टे इज ग्रांटेड, क्या इसको आप चैलेंज करेंगे? क्योंकि इट इज नॉट कंक्लूसिव ऑर्डर, इट इज सब्जेक्ट टू एक्सटेंशन, it is prima facie granted for 2 weeks time only, and court will see and ensure whether further extension is granted or not. So virtually it is also tentative order. Third phase, criminal bail before arrest. Accused is granted bail and confirmation, till confirmation, come up before me on next date of hearing for confirmation. What is the presumption? Presumption is that when court will sit to decide the fate of that interim bail which was granted at the very outset in favor of the accused, subject to confirmation and today's date of confirmation. तो जो वो order है that is subject to confirmation, would it be challenged before the next forum? वो भी चैलेंज नहीं होते। सिमिलरली हमारे पास सेक्शन 14 के अंदर जो अपीलेट कोर्ट है उसके अंदर इंटीरिम ऑर्डर्स होते हैं, और उस इंटीरिम ऑर्डर्स के तहत जिस तरह का मेंटेनेंस है, सेक्शन 17 के अंदर जो बच्चों का मेंटेनेंस फैमिली कोर्ट फिक्स करती है, या जो भी डावर अमाउंट का क्लेम होता है, या जो भी इसके अंदर और भी क्लेम्स होते हैं, लेकिन वो भी टेंटेटिव नेचर्स के होते हैं, और टेंटेटिव नेचर्स के लिए वो जो रिलीफ्स हैं जो सेक्शन 14 के अंदर हैं वो इंटीरिम ऑर्डर्स कहलाते हैं, और वो भी अपीलेबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऑर्डर के अंदर स्पेसिफिकली लिखा गया है। तो ये है कि नीदर appealable nor reviewable as bars contained under section 14 of special relief वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट। अभी चूंकि इसके अंदर हमने लिखा नहीं है तो लिहाजा मैं आपको सेक्शन 14 की एक लैंग्वेज पढ़कर सुनाता हूं, और तीसरे में 14 के 3 में क्लियरली लिखा गया है नो अपील और रिवीजन शैल लाई अगेंस्ट एन इंटीरिम ऑर्डर पास्ड बाय फैमिली कोर्ट। तो उसके अंदर क्या है कि अपील है notwithstanding anything provided in the law for the time being in force। ऊपर में नॉन एब्स्टेंट क्लॉज लगा लिया, जैसे अपील शुरू हुई तो ऊपर में लिखा गया नॉन एब्स्टेंट क्लॉज, तो भाई इसके अंदर एक्सेप्शन है। जरा एक्सेप्शन देखिए, ऐसा तो नहीं है कि इसकी लिमिटेशन कोई दूसरे स्टेट्यूट के अंदर है, क्योंकि गार्डन एंड वार्ड्स एक्ट के अंदर भी जो अपील है वो हम सेक्शन 14 में लेते हैं। गार्डन एंड वार्ड्स एक्ट के अंदर अपनी अपील नहीं है, वो भी यहाँ से बारो होती है सेक्शन 14 से, तभी यहाँ लिखा गया है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग प्रोवाइडेड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स
a decision given or decree passed by a family court shall be appealable to High Court, to District Court, and no appeal shall lie from decree passed by a family court. उसके अंदर एक एक्सेप्शन थी तो भाई डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज अगर है तो इसके अंदर वो एक एक्सेप्शन है जो आती है सेक्शन 2 के 8 में, आइटम नंबर 8 में, ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। उसके अलावा अपील नहीं होगी। उसकी अपील है एक केस की जो इसके ए में लिखी गई है। आगे है कि बी में है कि फॉर डावर और डावरी नॉट एक्सीडिंग ₹30,000, अगर 30,000 से ऊपर है तो अपील बनेगी, और 30,000 या उससे नीचे है तो उसकी भी अपील नहीं। और मेंटेनेंस ऑफ ₹1,000, अगर 1,000 है उससे ऊपर है तो अपील बनेगी, अगर 1,000 से कम है तो उसकी भी अपील नहीं बनेगी। तो अगर 3 में लिखा गया है नो अपील आर रिवीजन शैल लाई अगेंस्ट एन इंटीरिम ऑर्डर पास्ड बाय फैमिली, तो इंटीरिम ऑर्डर जो भी होगा जो फैमिली कोर्ट पास करेगी मेंटेनेंस के सिलसिले में या किसी और के सिलसिले में, तो वो उसकी कोई अपील नहीं। इंटीरिम ऑर्डर फैमिली कोर्ट जो भी पास करेगी उसकी अपील नहीं है। उसको हमने चैलेंज करते हैं। इंटीरिम ऑर्डर्स आर चैलेंज बट रिट jurisdiction before the high court, not in the hierarchy of revenue अपना फैमिली कोर्ट्स। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या हाई कोर्ट है, इन द प्रोसेस ऑफ अपील और रिव्यू। neither appeal neither appealable nor reviewable as bars contained under section 14(3) of the family courts act। सेक्शन नंबर 10 एक सिचुएशन है, इफ यू लूज पोजेशन अंडर सम ऑर्डर और डिक्री ऑफ कोर्ट, you get the decree reversed or set aside in appeal or revision from the appellate court. Is there any provision of law to get the possession back on its original reference? एक क्वेश्चन ये है कि एक पोजेशन है प्रॉपर्टी की, वो एक कोर्ट के ऑर्डर से चली गई, लेकिन जिस ऑर्डर के तहत हमारी पोजीशन चली गई वो ऑर्डर ऊपर सेट असाइड हो गया, तो क्या वो पोजीशन हमें वापस मिलेगी? क्योंकि हमारा स्टैंड ये है कि जिस ऑर्डर के तहत हमसे पोजीशन ली गई वो ऑर्डर फील्ड में नहीं है। अगर ऑर्डर फील्ड में नहीं है तो हमें वो पोजीशन दिला दो, फिर आगे केस चले। फिर अगर केस के मेरिट पे हमसे पोजीशन चली जाती है तो चाहे, लेकिन हमें वो पोजीशन तो दिला दो, क्योंकि टेक्निकलिटीज पे हमसे पोजीशन चली गई ना, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया इसको पोजीशन दे दो और पोजीशन चली गई। हमने कोर्ट का वो इलीगल ऑर्डर था ऊपर चैलेंज कर दिया और कोर्ट ने उस इलीगल ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। जब सेट असाइड कर दिया तो दैट ऑर्डर इज नॉट होल्डिंग द फील्ड। जब फील्ड में ही नहीं है तो फिर हमारी पोजीशन तो हमें प्रॉपर्टी तो हमें वापस मिलनी चाहिए। पोजीशन शैल बी restored to me in its original reference. This is important. A procedure to that effect is provided under section 144 CPC 144 application for restitution के restoration कैसे होती है। ये टेक्निकल प्रोविजन है और इसके अंदर समझने की जरूरत है। Where and in so far as a decree is varied or reversed, जब कोई डिक्री वेरी होती है या रिवर्स होती है, मीन्स इट कम्स इन इट्स ओरिजिनल रेफरेंस, द कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस मीन्स वो कोर्ट जिसने वो डिक्री जो है पास की जिससे हमारी पोजीशन गई। द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी एंटाइटल्ड टू एनी बेनिफिट बाय वे ऑफ रेस्ट्रिक्शन, तो वो कोर्ट जिसकी ऑर्डर से हमारी पोजीशन गई और उसकी ऑर्डर को हमने चैलेंज किया, उसका ऑर्डर सेट असाइड हो गया, तो हम उसी कोर्ट के पास वापस आएंगे जिसने हमें से पोजीशन ली। हम कहेंगे अभी आपने हमसे पोजीशन ली, आप हमें पोजीशन वापस दे दें। ये हम 144 के तहत कहेंगे आप हमें पोजीशन वापस दे दें, क्योंकि आपने हमसे पोजीशन ली थी, पोजीशन भी आप दे दें, जिसको आपने दी थी उससे हम वापस लेकर दें। अदरवाइज cause such restitution to be made as a will, क्योंकि ये आपके ऊपर बाइंडिंग है, ये आपके ऊपर मैंडेट है
कि आप हमें पोजीशन वापस दिला दें, क्योंकि जिस ऑर्डर के तहत पोजीशन गई है उस ऑर्डर के तहत हमें वापस सो फार एज मे बी प्लेस द पार्टी इन पोजीशन विच दे वुड हैव ऑक्यूपाइड। तो इसकी एज अ विल इसके ऊपर बाइंडिंग है उस कोर्ट के ऊपर, तो उसको पोजीशन वापस दिला दें, किसी भी सूरत में उसको पोजीशन वापस दिलानी है, क्योंकि उस ऑर्डर के तहत। देखो ना, अभी इसका क्या होगा, इस तरह से ये थोड़ी समझने की जरूरत है, ये इस तरह से आप नहीं समझें क्योंकि ये प्रैक्टिकल हमने किया हुआ है ना। हमने इस केस के अंदर, एक केस के अंदर कोर्ट में, ये मैंने प्रैक्टिकल खुद केस किया हुआ है, 144 की एप्लीकेशन भी दी है। एक केस था जो अभी आप प्रैक्टिकल में आपको बता रहा हूं, जरा गौर से सुनना। अभी एक केस था जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। उस प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में ये ब्रिजव्यू अपार्टमेंट्स हैं क्लिफ्टन के नीचे। इसके अंदर एक बिल्डर था, उस बिल्डर ने एक डबल अलॉटमेंट कर दी, एक फ्लैट को उसने 2 बंदों को अलॉट कर दिया। जो बंदा पहले था उसको उसने पोजीशन नहीं दी और दूसरे बंदे को उसने पोजीशन दी, और दोनों जो अलाटीज थे वो खातून थी, औरतें थी। मीन्स पहली औरत को जिससे उसने पैसे लिए उसको उसने पोजीशन नहीं दी, पोजीशन उसने दूसरी औरत को दी। फिर ये जो पहली औरत थी उसने बिल्डर के खिलाफ केस दाखिल कर दिया, और बिल्डर के खिलाफ जब ये केस दाखिल हुआ तब हाईकोर्ट को जुरिस्डिक्शन दी, तो उसके अंदर ये हाईकोर्ट को नोटिस मिलाया गया कि बिल्डर के पास तो पोजीशन है नहीं, क्यों, बिल्डर उसके अंदर पार्टी था। उसने कहा मैंने इसका पोजीशन जो है वो हैंड ओवर कर दिया है दूसरे को, और मैं डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं, मैंने इसको कैंसिल कर दिया था क्योंकि इसने पेमेंट्स में घपला कर दिया और टाइमली पेमेंट नहीं की। मैंने इसको कैंसिल करने के बाद दूसरे को अलॉट करके पोजीशन दे दी। दिस द केस। उसने कहा कि ये हमारी कैंसिल कैसे कर सकता है, क्योंकि हमारी एग्रीमेंट के मुताबिक कैंसिल तो हो नहीं सकता। इसकी जो कास्ट थी टोटल यानी फ्लैट की वो कोई 10 या 12 लाख थी, पुराने वक्त की बात है, और हमने 10 लाख उसको दिए, बाकी 2 लाख हमें देने थे। वो हमें इतनी हमने करस्पॉन्डेंस की, वो जवाब दे नहीं रहा, और 2 लाख में उसने हमारी कैंसिल की। 10 लाख तो हमने उसको दे दिए, 2 लाख देने में हमें क्या था, उसने दूसरे को अलॉट करके पोजीशन भी दे दी। वो 2 लाख हमसे लेकर हमें पोजीशन क्यों नहीं दी उसने? हमें कोई एक लेटर भी दिखा दे जिसमें अंदर उसने कहा हो भाई आप हमें पैसे दे दे और पोजीशन ले ले। ये इसको तो मालाफाइड है। खैर, वो पार्टी को भी हाई कोर्ट ने कहा जो इसके अंदर पार्टी रह रही है उस पार्टी को भी उसने हाई कोर्ट ने एप्लीकेट कर दिया, वो पार्टी भी आ गई। लेकिन उस पार्टी की इन द मीनवाइल क्या हुआ कि हाई कोर्ट के अंदर जो केसेस होते हैं, ये जो पुराना केस था 90s का केस था, उस वक्त जो सीनियर सिविल जज की जुरिस्डिक्शन थी वो थी 5 लाख, कराची के सीनियर सिविल 5 लाख से ऊपर हाई कोर्ट में जाता था। तो उस वक्त जो जुरिस्डिक्शन 25 लाख कर दी, 10 लाख कर दी, अभी उस वक्त की बात है, 10 लाख उन्होंने कर दी। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो 10 लाख के वैल्यूएशन तक केस है वो सारे वापस सिविल कोर्ट में भेज दे। तो ये केस भी चला गया सेकंड सीनियर सिविल जज साउथ के पास। उसके पास पार्टी गई और उसने जो है ना उसको एक्स पार्टी करा दिया, उस पार्टी खातून को, उसको पता भी नहीं था। एक्स पार्टी के बाद फिर उसने क्या किया कि उसके ऊपर सर्च करा दी, और सर्च को भी मैनेज कर दिया बेलफ से अपना यानी मिक्सअप होकर। और उसने क्या किया कि भाई यानी उसको पेस्टिंग भी करा दी, वो भी जाली, और सर्च करा दी, वो भी जाली, और उसको लिखा कि भाई इन्होंने लेने से इनकार कर दिया, वो भी जाली। फिर कोर्ट ने क्या किया कि भाई ऑर्डर कर दिया कि भाई इसको अखबार के अंदर इश्तिहार दिया जाए, पब्लिकेशन, और पब्लिकेशन भी जिसारत अखबार, जिसको कोई पढ़ता ही नहीं। तो सारी चीजें ऐसी थी जो यानी फ्रॉड को एक मजबूत कर रही थी। अभी जिसारत अखबार के अंदर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो हमने सारे मोड्स जो है वो अप्लाई कर दिए, जो भी कोर्ट के यानी यानी उसके अप्रोच में चीजें थी वो कोर्ट ने कर दी। कोर्ट ने एवरी लेटीट्यूड पार्टीज को प्रोवाइड किया, ये उसको डिफरेंट हो गया, लेकिन डिफरेंट का कोई माइंड नहीं, लिहाजा हम उसको एक्सपर्ट कर, वो एक्सपर्ट हो गया। एक्स पार्टी का टाइम उसने अच्छा खासा 2 महीने 3 महीने अपील का गंवा कर फिर उसने क्या किया कि उसने डाल दी एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के अंदर फिर कोर्ट ने एग्जीक्यूशन भी अलो कर दी और रिट ऑफ अटैचमेंट डायरेक्ट इशू कर दी। वो पेस्ट हो गई इस फ्लैट के ऊपर, तो उसके अंदर खातून रह रही थी, तो वो तो अनपढ़ थी, किसी दूसरे को दिखाया, बोला आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो गई है कोर्ट के अंदर किसी लिटिगेशन में। तो फिर उसने भागकर कराची का अच्छा वकील कर दिया और उसने जाकर उसको वहां अपियर हो गए
उन्होंने कहा कि भाई ये पार्टी जो है ये सर्विस भी नहीं हुई है, इलीगल एक्स पार्टी का ऑर्डर है। जज ने क्या किया, और दिस फैक्ट, उसने उसको डिस्कार्ड करके, उसके ऑब्जेक्शन को डिस्कार्ड करके रिट ऑफ पोजीशन इशू कर दी। और रिट ऑफ पोजीशन भी खाली नहीं, विथ पुलिस फोर्स। इतना सीरियस और भयानक ऑर्डर उसने पास कर दिया। फिर उसने दूसरे दिन उस औरत के सारे जो भी यानी सामान था वो रोड पे फेंका, पुलिस वहां थी और उसको पोजीशन दिला। तो उसका क्लाइंट जो था बेचारा वो तो पागल हो गया, वो हमारे पास आया। अभी उन्होंने कहा कि अभी हम क्या करें। फिर हमने ऊपर जाकर उसकी जो है ना उसके पास फिर 12(2) लगा दी। 12(2) भी उस जज ने डिसमिस कर। उसने कहा भाई आपको हम खड़ा होने भी नहीं देंगे। फिर 12(2) की रिवीजन के लिए हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, वो हमारी अलो हो गई। अलो हो गई तो उसका आर्डर सेट असाइड हो गया उसके अंदर, क्यों? उसने एविडेंस चला दी। एविडेंस में अपीलेट कोर्ट को, रिवीजन कोर्ट को ये पता चल गया कि ये जज ने जो भी ऑर्डर किए हैं वो सारे मालाफाइड हैं, सर्विस इसके अंदर सही नहीं हुई है, पेस्टिंग सही नहीं हुई है, अखबार इसके अंदर सही इस्तेमाल नहीं हुआ, पार्टी को कुछ भी पता नहीं। फिर भी पार्टी ने अप्रोच कर दिया, फिर भी उसकी एप्लीकेशन को डिस्कार्ड करके रिट ऑफ पोजीशन इशू कर दिया। नॉट ओनली, लेकिन पुलिस फोर्स करके उसको स्पीडली उसको पोजीशन ले लिया। जब सारी चीजें आ गई तो उसने सेट असाइड कर दिया। अब जब सेट असाइड कर दिया तो वही पार्टी और हम एप्लीकेशन 144 की लेकर उस जज के पास गए जिस जज ने हमको पोजीशन से आउट कर दिया। भाई आपका ऑर्डर तो फील्ड में है नहीं, ऑर्डर जब आपका चला गया तो जनाब आली हमें पोजीशन में वापस कर दो। तो ये 144 वो है। देखो मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एक एग्जांपल के साथ बता दिया। तो भाई अभी क्या है, उसने कहा अभी मसला ये है कि उस 144 की एप्लीकेशन के अंदर हमने मेंशन किया हमें पोजीशन में डालें, इसका आप केस चला दें, हम रिटन स्टेटमेंट डालते हैं, इश्यूज आप फ्रेम करें, हमें उनकी एविडेंस ले लें, हमारी एविडेंस ले लें, फिर बाय वे ऑफ डिसमिसल डिक्री आप डिसाइड कर दें कि हमारा क्लेम सही है या उसका क्लेम सही है। शॉर्टकट में नहीं, हिप हैजर्ड वे में नहीं, जिस तरह से डिसाइड हो गया वन साइड एक्स पार्टी करके और पेस्टिंग झूठी, यानी पब्लिकेशन झूठी, सारी चीजें बेलफ्स की जो भी इंडोर्समेंट एक्शन सब गलत और उसके अंदर हमसे पोजीशन लिया गया। ऐसे नहीं, अभी हम फील्ड में हैं, हमारे जो भी हैं इश्यूज फ्रेम करें लेकिन हमें पोजीशन देते। तो ये वो चीज है। अभी आपको एक मैंने सीनरियो बता दिया, अभी मैं प्रोविजन पढ़ता हूं, आप एक एक चीज को समझेंगे। और उसके अंदर ये भी नहीं, ये प्रोविजन कहता है जब तक उनका कोई नुकसान हुआ, वो खातून का सामान टूटा उसकी कंपनसेशन, उसका खर्चा, वो खातून किराए घर में रही उसके किराए का खर्चा, जो भी कंपनसेशन है, जो भी नुकसान है उसके साथ रेस्टोरेशन होगी। खाली रेस्टोरेशन नहीं होगी, क्योंकि उनका नुकसान तो हुआ ना, उसका सामान टूटा, सारा सब कुछ फेंक दिया, 12 महीना 2 साल वो बाहर किराए के घर में रही, उसका किराया, उसका मेंटल लॉस, सारी जो भी चीजें हैं वो कंपनसेशन में इसके साथ इंक्लूसिव है। Where and in so far as the decrees varied or reversed, the court of first instance जो senior civil judge था shall on the application of any party entitled to any benefit by way of restitution or otherwise, क्योंकि हम entitled थे restitution के, क्योंकि वो ऑर्डर जिसके अंदर गए थे वो तो चला गया, or otherwise cause such restitution to be made as a will, उसके ऊपर will means binding, so far as may be place the parties हमको उस ओरिजिनल रेफरेंस में इन द पोजीशन व्हिच दे वुड हैव ऑक्यूपाइड, जो हम पहले थे जब आपने हमारा सामान फेंका उस वक्त वाली पोजीशन में हमें डालें, उस हिसाब से आप हमें वापस ले जाएं। बट फॉर सच डिक्री और सच पार्ट देयर ऑफ एज हैज बीन वेरीड और रिवर्स्ड एंड फॉर दिस पर्पज, जो आपने उस पार्ट का वेरी किया मीन्स अभी आपने उसको सेट असाइड हो गया, अभी केस की पोजीशन वापस चली गई। कहां पे? जब रिटन स्टेटमेंट पे। अब हम रिटन स्टेटमेंट के लिए कॉल करें हम वो देंगे। द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर्स एनी ऑर्डर्स इंक्लूडिंग ऑर्डर्स फॉर द रिफंड ऑफ कॉस्ट, जो हमारा खर्चा हुआ, एंड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डैमेज, कंपनसेशन एंड मीन प्रॉफिट्स व्हिच आर प्रॉपर्ली कॉन्सिक्वेंशियल तो है ना, क्योंकि नतीजे में हमें सारी नुकसान उठाना पड़ा। आपने हमारा सामान तोड़ा, हमें फोर्स किया दूसरा किराए के घर में रहने के लिए, हमने वकील किया, उसको हमने पैसे दिए, हम रिवीजन तक चले गए, ये सारे जो भी खर्चे आप हमें दे दें ऑन सच वेरिएशन और रिवर्स। तो ये वो है रेस्टिट्यूशन जो 144 के अंदर आती, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास अपने केस का एक प्रैक्टिकल था जो हमने आपको समझा दिया। लॉ जो प्रैक्टिकल होता है, जो मैंने पहले टाइम एंड अगेन आपको बताया,
ये प्रोविजन, इस जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, इसको सामने रखकर इसको पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये ना हो तो आप सोचेंगे भाई डिक्री वेरी कैसे हुई, कौन सी डिक्री वेरी हुई, उस डिक्री सेट असाइड के बाद फिर उस कौन सी कोड है जिसको एप्लीकेशन दी जाएगी, डिक्री सेट असाइड कौन करेगा, और ओरिजिनल कोड कौन सी है, कौन सी कोड जो है वापस सेट असाइड करेगी। इस कंफ्यूजन से आप निकल ही नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर जो लैंग्वेज है वो सारी प्रैक्टिकल है। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल समझा दिया जो इसके अंदर था।